हाँ भाई, अपना आज जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक क्या रहेगा? महाद्वीप। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्टिनेंट। ठीक है, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमेशा चाहे आप सीईटी की बात कर लो, सीएटी की बात कर लो, पटवारी की बात कर लो, फर्स्ट ग्रेड की बात कर लो, सेकंड ग्रेड की बात कर लो, या किसकी बात कर लो, थर्ड ग्रेड की बात कर लो, हर एक वैकेंसी में रेर एक दो क्वेश्चन यहां से आते ही आते हैं। ठीक है, अपना आज की जो लाइव क्लास रहेगी, ये इस क्लास में पूरा रिकॉर्ड हम करने की कोशिश करेंगे। जितना रिकवर होगा उतना रिकवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कोई भी डाउटेशन हो तो आप बीच में क्वेश्चन कर सकते हैं, और हाँ, आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, देखो, अपना सबसे पहले आप पृथ्वी को समझो। ठीक है, यदि आप महाद्वीप पढ़ रहे हो तो पृथ्वी को समझना जरूरी है। देखना भाई, पृथ्वी, देखो, पृथ्वी की यदि मैं बात करूं बेटा, तो पृथ्वी का क्षेत्रफल आपको मिलेगा 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कितना मिलेगा? 51 जी बिल्कुल। अब देखो इधर, इसमें पृथ्वी पर आपको दो शेप दिखाई देंगे। देखो, एक तो होगा स्थल मंडल, एक तो क्या होगा? स्थल मंडल होगा। या इसी को ही आप ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में क्या कह सकते हो? लिथोस्फीयर। क्या कह सकते हो? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर की मैं बात करूं तो लिथोस्फीयर टोटल कितना है? तो आप कहेंगे लगभग ये आपको मिलेगा 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा, जो पूरी पृथ्वी का लगभग आपको कितना परसेंट मिलेगा? 29%। कितना परसेंट मिलेगा? 29% मिलेगा। और एक होगा आप लोगों के जलमंडल। क्या होगा? जलमंडल होगा। और जलमंडल को आप ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में हाइड्रोस्फीयर कह सकते हैं। क्या कह सकते हो? हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, हाइड्रोस्फीयर की मैं बात करूं तो हाइड्रोस्फीयर आपको मिलेगा लगभग 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर। 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा? जलमंडल देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा भाई? जलमंडल देखने को मिलेगा। अब इस जलमंडल की यदि मैं बात करूं तो ये लगभग कितना परसेंट मिलेगा? 71%। कितना प्रतिशत मिलेगा? 71% देखने को मिलेगा। ठीक है, अपन पढ़े पृथ्वी। पृथ्वी का क्षेत्रफल 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। इसमें दो आपको साइज दिखाई देगी, एक होगा क्या? स्थल मंडल, और एक तरफ क्या होगा? जलमंडल। ठीक है, जलमंडल की बात करूं तो जलमंडल कितना है? कितना है? 71%। और स्थल मंडल कितना है? 29%। क्षेत्रफल में बात करूं तो ये 15 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, और ये कितना है? 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर देखने को मिलेगा। क्लियर? अब यदि हम स्थल की बात करें तो स्थल हमें किस किस रूप में दिखाई देगा? तो आप कहेंगे सर ये महाद्वीप के रूप में दिखाई देगा। किसके रूप में? महाद्वीप के रूप में दिखाई देगा, द्वीप के रूप में दिखाई देगा, प्रायद्वीप के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, महाद्वीप, द्वीप और प्रायद्वीप के रूप में दिखाई देगा। और जबकि हम जलमंडल की बात करें तो बेटा जलमंडल आपको किस में दिखाई देगा? महासागर में दिखाई देगा, सागर में दिखाई देगा, झीलों में दिखाई देगा, नदी में दिखाई देगा, तालाब में दिखाई देगा, तलैया में दिखाई देगा, और बर्फ के रूप में दिखाई देगा। किसके रूप में दिखाई देगा? बर्फ के रूप में दिखाई देगा। क्या? जल। ठीक है, सागर,
महासागर, सागर, झील, नदी, तालाब, तलैया और बर्फ के रूप में जल दिखाई देगा। सबसे पहले अपना जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा अपना स्थल मंडल। क्या टॉपिक रहेगा? स्थल मंडल। देखो स्थल मंडल पे आप लोगों को यह समझ लेना है कि यह है अपना स्थल मंडल, और स्थल मंडल पे आपको एक चीज समझनी है, और वो क्या समझना है? आप कहेंगे महाद्वीप समझना है। क्या समझना है? महाद्वीप समझना है। और महाद्वीप बड़ा शानदार टॉपिक है। हर एक एग्जाम की दृष्टि से महाद्वीपों से क्वेश्चन पुटअप होते ही होते हैं। ठीक है, तो अपना जो मेन जो टॉपिक रहेगा आज, वो टॉपिक क्या है? महाद्वीप है। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंट। ठीक है, अब सबसे पहले अपन यही पढ़ेंगे महाद्वीप होते क्या हैं, महाद्वीप बने कैसे। ठीक है ना, उन सभी तथ्यों की हम क्या करेंगे बेटा? बात करेंगे। ठीक है, तो समझो मेरी बात को आप। सबसे पहले आप ये समझो कि डेफिनेशन क्या है इसकी। तो आप कहेंगे पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी क्या होती है? इकाई होती है। और इन परतों की मोटाई, ये जो परत है इसकी मोटाई आपको लगभग 30 किलोमीटर मिलेगी बेटा। कितनी मिलेगी? 30 किलोमीटर इसकी मोटाई मिलेगी महाद्वीपों की परतों की। ठीक है, अब महाद्वीप आए कहां से, बने कैसे, वो समझो। देखो बेटा, इनके निर्माण से संबंधित, यदि हम किससे संबंधित बात करें, निर्माण से संबंधित बात करें, तो इनके निर्माण से संबंधित हमें 3 तथ्य प्राप्त होते हैं। कितने तथ्य प्राप्त होते हैं? 3 तथ्य प्राप्त होते हैं। बोले सर वो 3 तथ्य कौन कौन से हैं? तो एक तथ्य तो आपको मिलेगा क्या? महाद्वीपीय महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। एक तो क्या दिखाई देगा? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिखाई देगा। ठीक है, इसकी लगे हाथी बात कर लेते हैं। ये किसके द्वारा दिया गया? जर्मनी के एक प्रसिद्ध भूगोलवेता थे जिनका नाम था अल्फ्रेड लोथर वेगनर। अल्फ्रेड लोथर वेगनर के द्वारा दिया गया। फिर आता है भूसन्नति सिद्धांत। कौन सा आता है? भूसन्नति सिद्धांत। और इस सिद्धांत की मैं बात करूं तो यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? कोबर के द्वारा। किसके द्वारा? कोबर के द्वारा। यह दिया गया था 1912 में, यह दिया गया था 1932 में। ठीक है, और थर्ड जो लगभग सर्वमान्य माना गया है, जिसका नाम आपको मिलेगा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत देखने को मिलेगा। और विवर्तनिक सिद्धांत की बात करूं तो ये 1960 से 62 के बीच में प्रचलित रहा, और ये हैरी हेस के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया ये सिद्धांत? हैरी हेस के द्वारा। ठीक है, हैरी हेस। अब सबसे पहले अपन जिसके बारे में पढ़ेंगे वो टॉपिक ही अपना क्या होगा? सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत होगा। क्या टॉपिक होगा बेटा? महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत होगा। देखिएगा, महाद्वीपीय देखो समझना बेटा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की मैं बात करूं तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत समय समय पर हर एक विद्वान के द्वारा दिए गए हैं। जैसे
स्नाइडर के द्वारा दिया गया, कर्क के द्वारा दिया गया, जोली के द्वारा दिया गया, टी.एच. टेलर के द्वारा दिया गया, लेकिन आज तक जो सबसे ज्यादा सर्वमान्य जो माना गया है वो माना गया है किसका? अल्फ्रेड लोथर वेगनर का। किसका माना गया है बेटा? अल्फ्रेड लोथर वेगनर का माना गया है। ठीक है, अल्फ्रेड लोथर वेगनर ने क्या कहा है और क्या बताया है, उन सभी तथ्यों की हम बातें कर लेते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले ये जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि आज जो आप विश्व में जो जितना भी आप स्ट्रक्चर देखते हो, विश्व का मानचित्र देखते हो, अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, यूरोप है, अफ्रीका है, एशिया है, अंटार्कटिका है और ऑस्ट्रेलिया यानी ओशनिया जैसे महाद्वीप हैं, वो सब पहले एक खंड के रूप में थे, सभी एक जगह जुड़े हुए थे। ठीक है ना, ऐसे समझना आप कि अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा यह कहा गया कि यहां पर एक स्थल खंड हुआ करता था और उस स्थल खंड का नाम था बेटा पैंजिया महाद्वीप। क्या नाम था बेटा? पैंजिया महाद्वीप। ये पूरा का पूरा एक जगह जुड़ा हुआ था। ठीक है, पूरा का पूरा क्या था बेटा? एक जगह जुड़ा हुआ था। मतलब कैसे? जैसे आप इधर ध्यान दो, जैसे इस तरीके से जुड़ा हुआ था, इस तरीके से पूरा एक जगह जुड़ा हुआ था। ठीक है ना, और इसको नाम क्या दिया? पैंजिया। और इसके चारों तरफ एक जल राशि थी और उस जल राशि का नाम क्या दिया गया? पैंथालासा। क्या नाम दिया गया? पैंथालासा महासागर का नाम दिया गया। किसका नाम दिया गया? पैंथालासा महासागर का नाम दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? अल्फ्रेड लोथर वेगनर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? अल्फ्रेड लोथर वेगनर के द्वारा। ठीक, कोई डाउट? आगे देखो, अब कहता क्या है ये अल्फ्रेड वेगनर? ये कहता है कि कार्बोनिफेरस युग में, जो कार्बोनिफेरस युग है लगभग जो 3500 करोड़ वर्ष का माना गया है, ठीक है, उस वर्ष में सबसे पहले काल आता है जिसका नाम है ट्रियासिक काल। कौन सा काल? ट्रियासिक काल। इस काल के बारे में यह कहता है कि जो पृथ्वी का जो स्थलखंड था पैंजिया, उस पैंजिया के अंतर्गत कुछ भूगर्भिक घटनाएं हुई। आंतरिक भाग में क्या हुई? कुछ भूगर्भिक घटना हुई और भूगर्भिक घटना होने के कारण, ठीक है, इसमें क्या हुआ? दरार स्टार्ट हो गई। ठीक है ना, जो स्थलखंड था उसमें क्या आने लगी? दरार आने लगी। ठीक है, दरार यानी कह सकते हैं कि पृथ्वी का खंडन शुरू हुआ। ठीक है, पैंजिया महाद्वीप टूटना प्रारंभ हुआ। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि पैंजिया महाद्वीप का टूटना प्रारंभ। ये टूटना क्या हो गया था बेटा? प्रारंभ हो गया था। ठीक है, और प्रारंभ होने के कारण से एक जल राशि अलग से बनने लगी और उस जल राशि का नाम रखा गया तैथिस सागर। क्या नाम रखा गया बेटा? तैथिस सागर नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? तैथिस सागर नाम रखा गया। इसके बाद एक और युग आता है जिसका नाम आप लोगों ने काफी बार सुनोगे, मैं पढ़ाऊंगा भी आप लोगों को इस युग के बारे में, जिसका नाम क्या है? क्रेटेशियस युग। ठीक है, क्रेटेशियस युग है। उसकी मैं बात करूं तो उसमें पृथ्वी दो भागों में टूट गई। यानी पृथ्वी का जो पैंजिया है वो कितने भागों में टूट गया? दो भागों में टूट गया। कितने भागों में टूट गया बेटा? दो भागों में टूट गया। जैसे मान लीजिए, जैसे माना कि ये अपनी पैंजिया है, ये अपना क्या है? पैंजिया है,
और मैंने कहा कि बेटा इस पेंजिया के चारों तरफ एक जल राशि थी। क्या थी? जल राशि थी। ठीक है, अब मैंने क्या कहा कि ये जल राशि दो टुकड़ों में टूट गई। ठीक है, दो भागों में क्या हो गई? डिवाइड हो गई। ऐसे मान लीजिए एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। अब मुझे आप ये बताना कि दोनों के बीच में गर्त बना। अरे टूटा तो खड्डा तो बनेगा बीच में, तो ये पानी यहां पे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो इस वाले भाग का नाम तो रखा गया बेटा 33 सागर। क्या नाम रखा गया? 33 सागर। और ये क्या था? पैंथालासा। ये क्या था बेटा? पैंथालासा। और ये दोनों खंड क्या थे? पेंजिया। क्या थे बेटा? पेंजिया। तो इस पेंजिया, उत्तर वाले पेंजिया को तो कहा गया उत्तरी पेंजिया। उत्तर वाले को तो क्या कहा गया बेटा? उत्तरी पेंजिया। या इसी को ही आप कह सकते हो बेटा अंगारालैंड। क्या कह सकते हो? अंगारालैंड कह सकते हो। या इसी को ही नाम दिया गया लोरेंसिया। क्या नाम दिया गया बेटा? लोरेंसिया। ओके। और इसे नाम दिया गया बेटा दक्षिणी गोंडवाना लैंड या दक्षिणी पेंजिया। दक्षिणी पेंजिया या इसी को ही क्या नाम दिया गया बेटा? गोंडवाना लैंड। क्या नाम दिया गया? गोंडवाना लैंड का नाम दिया गया। क्लियर है मेरी बात? अब समझना, थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। देखो, अंगारा लैंड से वर्तमान में ऐसा कहा जाता है कि 3 महाद्वीप बने। कितने महाद्वीप बने बेटा? 3 महाद्वीप बने। जैसे 3 महाद्वीप कौन कौन से बने उनकी हम बात कर लेते हैं। एक तो बना उत्तरी अमेरिका। क्या बना बेटा? उत्तरी अमेरिका बना। ठीक है। एक बना बेटा यूरोप। एक कौन सा बना बेटा? यूरोप। और एक बना एशिया। एक क्या बना? एशिया। एशिया का कुछ भाग मिक्स भी है, गोंडवाना लैंड का भी है। जैसे भारत के प्रायद्वीपीय पठार की बात करूं, है एशिया का हिस्सा, लेकिन अवशेष किसका माना जाता है? गोंडवाना लैंड का। ठीक है, तो ये थोड़ा मिक्स मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, फिर आगे हम बात करें दक्षिणी पेंजिया की, तो दक्षिणी पेंजिया से क्या क्या बने? एक तो आप कहेंगे बेटा अफ्रीका। क्या बने बेटा? अफ्रीका। देखो बेटा, अफ्रीका पेंजिया का नेतृत्व कर रहा है। विद्वानों के द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो सेंटर पॉइंट के तौर पे बात करें तो कौन आ रहा है? अफ्रीका आ रहा है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि पेंजिया महाद्वीप का नेतृत्व कौन सा महाद्वीप का रहा है, तो आप क्या कहेंगे? अफ्रीका महाद्वीप। क्या बताओगे आप? अफ्रीका महाद्वीप। फिर आपको मिलेगा बेटा दक्षिणी अमेरिका। क्या मिलेगा? दक्षिणी अमेरिका मिलेगा। इसके अलावा आपको अंटार्कटिका मिलेगा। इसके अलावा आपको ओसेनिया मिलेगा। इसके अलावा प्रायद्वीपीय जो भारत है वो देखने को मिलेगा। ठीक है ना? क्या क्या मिलेंगे? अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ओसेनिया और प्रायद्वीपीय भारत। ओसेनिया का मतलब ऑस्ट्रेलिया, पोलिनेशिया, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया। ठीक है ना? उन पूरे रूप को क्या कहा जाता है? ओसेनिया महाद्वीप। क्या कहा जाता है? ओसेनिया महाद्वीप कहा जाता है। अब देखो बेटा क्या हुआ, उत्तरी अमेरिका यूरोप से अलग हुआ। उत्तरी अमेरिका किससे अलग हुआ? यूरोप से। तो अटलांटिक महासागर बना। क्या बना बेटा? अटलांटिक महासागर। ठीक है, कौन सा महासागर बना? अटलांटिक महासागर बना। और अफ्रीका से अंटार्कटिका और ओसेनिया और प्रायद्वीपीय भारत अलग होने से हिंद महासागर बना। क्या बना बेटा? हिंद महासागर। क्या बना? हिंद महासागर बना। और आपको एक महासागर दिखाई देता है जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। नाम सुना होगा पैसिफिक का। तो पैसिफिक पैंथालासा का नेतृत्व कर रहा है। किसका नेतृत्व कर रहा है? पैंथालासा का नेतृत्व कर रहा है। अब वेगनर क्या कह रहा है? सुनना, वेगनर ये कह रहा है कि आज आप विश्व की पोजीशन देख रहे हो। जैसे विश्व की पोजीशन कैसे? जैसे समझना,
जैसे आप आज विश्व का मानचित्र कुछ इस हिसाब से देखते हो। कुछ इस हिसाब से आप विश्व का स्ट्रक्चर देख रहे हो आज। वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो वर्तमान में आपको विश्व का मानचित्र ऐसे दिखाई देगा। जैसे जैसे आपको यहां पर उत्तरी अमेरिका मिलेगा, ठीक है, यहां पर आपको दक्षिणी अमेरिका मिलेगा, यहां पर आपको यूरोप मिलेगा, यहां पर आपको अफ्रीका मिलेगा, यहां पर आपको एशिया मिलेगा, यहां पर आपको अंटार्कटिका मिलेगा, यहां पर आपको ओशनिया, ये वाला स्थलखंड पूरा क्या मिलेगा, ओशनिया का मिलेगा। इस हिसाब से आज आप क्या देखते हो, विश्व का मानचित्र देखते हैं। तो आने वाले समय में ऐसा मानचित्र नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे आप, मैं आपको एक इमेज दिखाऊं बेटा। जैसे पेंजिया की मैं बात करूं तो पेंजिया पहले ऐसे था, जैसे कैसा था, तो अब भी मैं आप लोगों को शॉप करवा देता हूं। जैसे पेंजिया आप देखते हैं तो बेटा पेंजिया आपको कुछ इस हिसाब से देखने को मिलेगा। पेंजिया पहले कुछ इस हिसाब से था, ठीक है। पेंजिया महाद्वीप की मैं बात करूं तो पहले देखो आप एक जगह जोड़े हुए हैं पूरे के पूरे। देखो ये पूरा का पूरा जो है ना बेटा, ये पूरा का पूरा क्या है, आप कहेंगे पेंजिया। ये पूरा का पूरा क्या है, पेंजिया है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा क्या है, पेंजिया, ठीक है। और ये क्या है बेटा, पैंथालासा। क्या है, पैंथालासा, ठीक है ना। जब ये डिवाइड हो जाएगा तो ये पानी इधर आ जाएगा बीच में, ठीक है। और इसको हम क्या बोल देंगे, तैथिस सागर। तो ये स्थलखंड क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये पहले एक जगह जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, तो वो भी देख लो आप। बाद में कुछ इस प्रकार से हुआ, जैसे ये देख लो आप। फिर मैंने आपको बताया कि ट्रियासिक युग है, उसमें कुछ इस प्रकार से टूटना प्रारंभ हो जाता है। देखो आप, इसमें अच्छी तरह से दिख रहा है। देखो ये स्थलखंड, देखो ये देखो बीच में स्पेस आ गया, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको ये स्पेस, ठीक है। देखो इधर ये स्पेस स्टार्ट हो गया, इधर ये स्पेस स्टार्ट हो गया, इधर देखो ये स्पेस स्टार्ट हो गया, इधर ये स्पेस स्टार्ट हो गया। अब ये वाला भाग तो यहां टकराएगा आकर, जिससे भारत का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, भारत का। ये टूटकर यहां आ जाएगा, जिससे क्या बनेगा, ऑस्ट्रेलिया ओसेनिया। और ये यहां पर आ जाएगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा, अंटार्कटिका। ये वाला भाग उठ के यहां आ जाएगा, ये वाला भाग टूटकर यहां आ जाएगा। इसे उत्तरी अमेरिका कह देंगे, इसको दक्षिणी अमेरिका, इसको अफ्रीका बोल देंगे, ये वाला यूरोप हो जाएगा, ये वाला एशिया हो जाएगा। इस हिसाब से आज है। लेकिन वर्तमान पहले की स्थिति देखें, आज से लगभग 80 मिलियन वर्ष पहले, ठीक है, आज से लगभग 80 मिलियन वर्ष पहले की मैं बात करूं तो कुछ इस हिसाब से आपको क्या देखने को मिलेगा, विश्व या पेंजिया महाद्वीप देखने को मिलेगा, ठीक है। अब और भी यदि आप डिटेल से जानना चाहें तो देखो आप, ये देखो
देखो ये नॉर्थ अमेरिका दिखाई दे रहा है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ठीक है, अरेबिया, अरेबिया की ये प्लेट है जिसे अरब प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये देखो यूरोप है, ये एशिया है, ये देखो इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये अंटार्कटिका है, ठीक है। अब देखो इधर, ये देखो नॉर्थ अमेरिका है, वो इधर पश्चिम की तरफ गति कर रहा है। जब ये दोनों के बीच में स्पेस आएगा तो यहां से यहां के बीच में एक सागर बनेगा, महासागर बनेगा एस शेप का, जिसको हम क्या बोलेंगे, अटलांटिक महासागर, ठीक है। और जब ये और ये यहां पर आ जाएगा, एक यहां पर आ जाएगा और एक यहां पर, तो यहां पर आपको एक महासागर दिखाई देगा जिसका नाम क्या होगा, हिंद महासागर। क्या नाम होगा, हिंद महासागर। और पश्चिमी और पूर्व की तरफ देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन दिखाई देगा। तो कुछ इस हिसाब से बना है क्या, विश्व का मानचित्र या विश्व की स्थिति, पृथ्वी कुछ इस हिसाब से बटी। ये बात कौन बोलता है, वेगनर बोलता है। कौन बोलता है बेटा, वेगनर बोलता है। लेकिन इसके बाद में कोबर अलग ही बात कहता है, ठीक है ना। कोबर अलग ही बात करता है। क्या कहता है कोबर, कोबर ये कहता है कि ऐसे कुछ दो प्लेटें थी, मान लीजिए एक प्लेट ये है, कोबर ये कहता है एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। ऐसे मान लीजिए कि ये अंगारा लैंड है और ये गोंडवाना लैंड है, ठीक है ना। अब इन दोनों की नदियां धीरे धीरे इसमें आने लगी, इस तरीके से धीरे धीरे, ठीक है। और धीरे धीरे सेडिमेंट एकत्रित होता रहा। क्या होता रहा, सेडिमेंट एकत्रित होता रहा, जिसके कारण से ब्रंश क्या हो गया, ये दोनों भाग या तो क्या हो गए, ये दोनों भाग टकराएंगे तो यहां पर एक वलय का निर्माण होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि ये ब्रंश यहां से टूटने के कारण से दोनों पार्ट क्या हो गए, अलग अलग हो गए। एक अलग दिशा में चला गया और एक अलग दिशा में चला गया, जिसके कारण से एक अलग अलग महाद्वीपों का क्या हुआ, निर्माण। जबकि इनको इसको ज्यादा तथ्य नहीं मिला, ज्यादा सर्वमान्य नहीं माना गया। लेकिन यहां पर उसने एक बात कही कि यहां पर एक भूसन्नति थी और उस भूसन्नति का नाम था तैतीस सागर। क्या नाम था, तैतीस सागर। और ध्यान रखना, इस भूसन्नति को पर्वतों का पालना आहार कहा जाता है, पर्वतों का पालना आहार, ठीक है। पर्वतों का क्या कहा जाता है बेटा, पालना आहार कहा जाता है। अब एक सिद्धांत आता है प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया, हैरी हेस के द्वारा। उसने कहा कि आप पृथ्वी पर आप लोगों को बड़ी प्लेटें आपको लगभग 7 दिखाई देगी और छोटी मोटी आपको 100 दिखाई देगी। कितनी दिखाई देगी, 100 दिखाई देगी। लेकिन 11th की एनसीईआरटी की मैं बात करूं तो वहां पर दे रखा है 29 प्लेटें। कितनी प्लेटें दे रखी हैं, 29 प्लेटें, ठीक है। तो आप याद रखना कि हैरी हेस ने यह कहा, मोर्गन ने भी इसका समर्थन दिया है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि प्लेटों के अंतर्गत 3 गतियां होती हैं। प्लेटों के अंदर कितनी गतियां होती हैं, 3 गतियां होती हैं। जैसे उन्होंने कहा कि ये पेंजिया था, ठीक है, एक जगह जुड़ा हुआ था। अल्फ्रेड वेगनर ने भी यही कहा कि, और हैरी हेस ने भी क्या कहा कि ये टोटल क्या था, पेंजिया, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक बात बताई बड़ी शानदार, जो विद्वानों को भी अच्छी लगी और विद्वान सभी इस बात को मानते भी हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो प्लेट होती हैं, आपसे पूछ लिया जाए प्लेट क्या खाना खाने वाली, नहीं। प्लेट का मतलब है भूपटल की सबसे कठोर परत, ठीक है ना, जिस पर, जिसको हम धरातल के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं, धरातल के रूप में, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा ये प्लेट 3 प्रकार से गति करती है। कितने प्रकार से गति करती है, 3 प्रकार से। जैसे एक तो आपको मिलेगी अपसारी गति, आपने 9th क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, 11th की एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। एक आप पढ़ोगे अभिसारी, क्या पढ़ोगे, अभिसारी। और एक आप पढ़ोगे क्या, रूपांतरण, ठीक है ना, या क्या बोलोगे, चक्रवाती गति। क्या बोलोगे,
चक्रवाती गति, ठीक है ना। अब देखो, अब सारी प्लेटें क्या होंगी, क्या होगी, अब सारी प्लेटें ऐसी प्लेट जो क्या करती हैं, क्या करती हैं, अलग अलग होती हैं। अब ये सारी जो एक दूसरे तरफ आती है और रूपांतरित क्या होगी, जो क्षैतिज गति करती हैं, ठीक है ना। जैसे ऐसे समझना, उन्होंने कहा कि अब सारी गति से क्या हुआ, जैसे अभी अपन लोगों ने देखा कि इस तरीके से उत्तरी अमेरिका था और यहां पर क्या था, यूरोप, ठीक है ना। तो अब सारी गति में दोनों विपरीत दिशा में जाएंगी, दोनों क्या जाएंगी, विपरीत दिशा में, ठीक है। विपरीत दिशा के कारण से इधर उत्तरी अमेरिका का निर्माण हो गया और इधर किसका निर्माण हो गया, यूरोप का, और बीच में किसका निर्माण हो गया, अटलांटिक महासागर का, ठीक है। फिर उन्होंने कहा अब इस सारी में जैसे अफ्रीका है, ठीक है ना, अफ्रीका से प्लेटें टकराने से 3 परतें बाहर निकली, आपको एक मिलेगी ओसेनिया की, एक मिलेगी अंटार्कटिका की और एक मिलेगी आपको इंडिया, जिसे इंडो प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। किसके प्लेट के नाम से जाना जाता है, इंडो प्लेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यही इंडो प्लेट फिर यूरेशियन प्लेट से टकराता है तो किसका निर्माण होता है, भारत का, किसका निर्माण होता है, भारत का निर्माण होता है। तो कुछ इस प्रकार से सिद्धांत हमें देखने को मिलते हैं, कुछ इस प्रकार की बातें किसने बताई है, हैरी हेस के द्वारा बताई है। अब आपको यह पता होना चाहिए क्या, कि अपने जो महाद्वीप है ना, महाद्वीपों में 2 चीजें आप लोगों को काफी बार पूछ लेता है। एक तो पूछ लेता है क्षेत्रफल की दृष्टि से और एक पूछ लेता है जनसंख्या की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। आपसे पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े महाद्वीप कौन कौन से हैं, ठीक है। तो बड़े महाद्वीप कौन कौन से हैं, जैसे बेटा पहला जो आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से जो मिलेगा उसका नाम है एशिया। फिर आपको मिलेगा बेटा अफ्रीका, क्या मिलेगा बेटा, अफ्रीका। फिर मिलेगा आपको उत्तरी अमेरिका, क्या मिलेगा बेटा, उत्तरी अमेरिका मिलेगा। फिर आपको मिलेगा बेटा दक्षिणी अमेरिका, क्या मिलेगा बेटा, दक्षिणी अमेरिका मिलेगा। फिर आपको मिलेगा बेटा अंटार्कटिका, क्या मिलेगा बेटा, अंटार्कटिका महाद्वीप देखने को मिलेगा। फिर मिलेगा बेटा आपको यूरोप, क्या दिखाई देगा बेटा, यूरोप दिखाई देगा। और फिर आपको दिखाई देगा 7वें नंबर पर है जिसका नाम है ओसेनिया, क्या नाम है बेटा, ओसेनिया है, क्या नाम है, ओसेनिया, ओके। फिर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा मिलेगा आपको क्या, एशिया, क्या मिलेगा बेटा, एशिया। फिर आपको मिलेगा क्या, आप कहेंगे अफ्रीका, क्या मिलेगा बेटा, अफ्रीका। फिर मिलेगा आपको उत्तरी अमेरिका, क्या मिलेगा, उत्तरी अमेरिका। तीनों क्रम तो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका यूरोप, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या ओसेनिया भी कह सकते हैं आप, और अंटार्कटिका, और क्या कह सकते हो, अंटार्कटिका कह सकते हो, ठीक है। आपको पूछ लिया जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। सबसे छोटा ओसेनिया। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा एशिया और सबसे छोटा अंटार्कटिका, क्या है, अंटार्कटिका। सबसे पहले जिस महाद्वीप को मैं पढ़ाऊंगा वो महाद्वीप आपका क्या होगा, अंटार्कटिका। और बेटा अंटार्कटिका से आप लिख के गारंटी ले लो, आपके क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। चाहे आप अदर किसी भी प्रकार की वैकेंसी देख लीजिएगा, किसी भी, जैसे आप मैंने पहले ही स्टार्टिंग क्लास में मैंने ये कहा कि आप पटवारी देख लो, वनपाल देख लो, वन रक्षक देख लो, राजस्थान पुलिस देख लो, दिल्ली पुलिस देख लो। एसएससी लेवल की वैकेंसियों में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस ग्रेड है, ग्रेड जैसे फर्स्ट ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, रीट है, उनमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले, हाँ ठीक है ना,
सबसे पहले यदि अपन जिस महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे उस महाद्वीप का नाम क्या होगा बेटा? अंटार्कटिका महाद्वीप। क्या नाम होगा? अंटार्कटिका। ठीक है, कौन सा महाद्वीप होगा? बातें नहीं भाई, कलर नहीं दिखाई दे रहा होगा। वाइट। कौन सा है भाई? अंटार्कटिका महाद्वीप। देखो बेटा, सबसे पहले अंटार्कटिक महाद्वीप की मैं आप लोगों को स्थिति दिखा दूं थोड़ी सी, कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है वो क्या है, उसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पश्चिम में क्या है, उन सभी तथ्यों की अपन बात कर लेते हैं। देखो बेटा, देखो मानचित्र चाहे किसी का भी हो, हमेशा ऊपर ही ऊपर उत्तर दिशा होती है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर क्या होता है बेटा? वेस्ट होता है। क्लियर? देखो, सबसे पहले आप लोग ये समझना कि आपको ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये शेप, ये इतना शेप दिखाई दे रहा है ना सभी को? अंधे थोड़ी ना हो, नहीं हो ना? चलो वेरी गुड, होने भी नहीं चाहिए। देखो यहां की मैं बात करूं बेटा, तो इस वाले को क्या कहा जाता है? आप कहेंगे इसको कहा जाता है पोमर प्रायद्वीप। क्या कहा जाता है? पोमर प्रायद्वीप कहा जाता है। ठीक है, इसको बोला जाता है पोमर प्रायद्वीप। इसके बारे में अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे कि पोमर प्रायद्वीप है क्या। पोमर प्रायद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर बर्फ नहीं है, पानी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है ना? जहां पर क्रिल नाम की मछली पाई जाती है। कौन सी मछली पाई जाती है? क्रिल नाम की मछली पाई जाती है। और ये क्रिल नाम की जो मछली है वो लगभग इनकी यदि हम लंबाई की बात करें तो ये 1 सेंटीमीटर से 101 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। ये झुंडों में निवास करती हैं। और इनका वेट की बात करें, वजन की बात करें, तो इनके अंदर वजन कितना है? लगभग 105 ग्राम। कितना? लगभग 105 ग्राम की होती हैं। ठीक है, फिर ये जो घास खाती हैं उन घास का नाम है लाइकेन और मांस। दो घास पाई जाती है अंटार्कटिका में, एक का नाम है लाइकेन और एक का नाम क्या है? मांस। क्या नाम है? मांस है। ठीक है, आपको बेटा यहां पर देखो ये इस्तला करती दिखाई दे रहेगी। देखो इधर ये पानी दिखाई दे रहा होगा सभी को। तो इसको कहा जाता है बेटा क्या? आप कहेंगे इसे कहा जाता है वेडेल सागर। क्या कहा जाता है? वेडेल सागर कहा जाता है। ठीक है, वेडेल सागर। ठीक है, और यहां पर बेटा आपको यह भी दिखाई दे रहा होगा, इसको कहा जाता है आराफुरा का सागर। आराफुरा का सागर। क्या कहा जाता है बेटा? आराफुरा का सागर। मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को ये, आप ये मत बोलना कि उपनाम नहीं पढ़ा है। इसको विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं, बहुसे की आशा भी कहते हैं। ठीक है, आशा का महाद्वीप भी कहते हैं, गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। ठीक है ना? बहुत सारे उपनाम देखने को मिलेंगे, लेकिन क्यों और किस कारण से इसको कहा जाता है उन सभी तथ्यों की हम अच्छी तरह से चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो आप पहले एक बार इसकी बेसिक जानकारी ले लो कि इसके उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है और मध्य में क्या है। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसके पूरब में आपको पोमर मिलेगा, वेडेल सागर मिलेगा और
आराफुरा का सागर मिलेगा। ओके बेटा, अब यहां से यहां तक का जो क्षेत्र है इसको नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? आप कहेंगे इसे नाम दिया गया है ग्रहण भूमि। क्या नाम दिया गया है बेटा? ग्रहण भूमि का नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया है? ग्रहण भूमि। ठीक है, यानी आपको पूछ लिया जाए कि उत्तरी अंटार्कटिका में पाए जाने वाली जो बर्फी वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे ग्रहण भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? ग्रहण भूमि कहा जाता है। ओके, अब आपको इधर इधर आपको कुछ एक यहां पर ग्लेशियर दिखाई देगा। यहां पर एक जो ग्लेशियर पाया जाएगा उसको कहा जाता है बियर डमोर। कौन सा ग्लेशियर? बियर डमोर ग्लेशियर कहा जाता है। ठीक है, और यहां पर जो ग्लेशियर मिलेगा बेटा इसको कहा जाता है लार्समन या लार्समन। ठीक है ना, लार्समन के नाम से जाना जाता है। ओके, फिर आपको यहां पर एक सागर दिखाई देगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस सागर का नाम है रोस सागर या रास सागर। ठीक है ना, विश्व का सबसे दक्षिणतम जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र। ठीक है ना, इसके बाद में आपको कहीं पर भी कोई जैव विविधता वाला केंद्र दिखाई नहीं देगा दक्षिण की तरफ। ठीक है, यहां पर रोज सागर है। एक रोल्स द्वीप है। एक रोल्स द्वीप की बात करूं तो वो बेटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और उसका वर्तमान नाम क्या कर दिया गया है? क्या कर दिया गया है? तो आप कहेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम कर दिया गया है रोल्स रोल्स द्वीप का। कहां पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जबकि आपको सागर पूछ ले तो आप क्या कहेंगे? कहां पर है? अंटार्कटिका के दक्षिण दिशा में। यहां पर बेटा आपको एक पर्वत मिलेगा यहां। ठीक है, यहां पर आपको एक पर्वत दिखाई देगा। ओके, और इस पर्वत को कहा जाता है माउंट एरेबस। क्या कहा जाता है? माउंट एरेबस। माउंट एरेबस की मैं बात करूं बेटा तो माउंट एरेबस दक्षिणी गोलार्ध का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है ना, दक्षिणी गोलार्ध का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो पर्वत आप लोगों को देखने को मिलेगा वो पर्वत आपको कहां देखने को मिलेगा बेटा? अंटार्कटिका में, और दक्षिण गोलार्ध का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ओके, फिर देखो आपको और क्या देखने को मिलेगा, तो यहां पर आपको एक केंद्र दिखाई देगा। ठीक है ना, यानी अंटार्कटिका महाद्वीप के केंद्र में। ठीक है, केंद्रीय जो बिंदु है इस बिंदु को कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव। क्या कहा जाता है बेटा? दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, नाम सुना होगा आप लोगों ने। पृथ्वी पर केवल दो ही ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का नाम दिया गया है। तो दक्षिणी ध्रुव की मैं बात करूं तो दक्षिणी ध्रुव है ना, तो जैसे अपन बात कर रहे थे दक्षिण ध्रुव, ठीक है ना, तो दक्षिणी ध्रुव की खोज या इस ध्रुव पर जाने वाले जो पहले व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? एडमंड हिलेरी। जो कब गया था? 1911 में। ओके, और भारतीय व्यक्ति जो यहां पर सबसे पहले गया बताओ देखे, तो वो व्यक्ति कौन होगा? वो व्यक्ति होगा डॉक्टर गिरिराज सिरोही। कौन होगा? डॉक्टर गिरिराज सिरोही। ठीक है ना, जबकि आपको एक एक अलग भी मिलेगा रामचरण। ठीक है ना, एक रामचरण वो दल लेके गया था कासिम के नेतृत्व में। ठीक है ना, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से आपको क्या दिखाई देगा? अंटार्कटिका महाद्वीप दिखाई देगा। तो इस अंटार्कटिका महाद्वीप के अब हम बातें करते हैं एक एक और अच्छी तरह से। देखो
अंटार्कटिका महाद्वीप। देखो, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे पहले अपन बात करेंगे उपनाम को लेकर। सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे? उपनाम की चर्चा करेंगे कि इसे किस किस नाम से जाना जाता है। उन तथ्यों की अपन बात करेंगे कि इसको किस किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखो बेटा, पहला उपनाम मिलेगा आपको, क्या आप कहेंगे? भविष्य की आशा। क्या कहते हैं? या इसी को ही और भी नाम दें तो क्या कह सकते हैं? आशा का द्वीप या आशा का महाद्वीप। ठीक है, और बात करें तो हम कह सकते हैं विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप। और भी नाम देवे तो क्या कह सकते हैं? गतिशील महाद्वीप। गतिशील महाद्वीप। ठीक है ना? भविष्य की आशा हो गया, आशा का महाद्वीप हो गया, विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप हो गया, गतिशील महाद्वीप हो गया, और आप कहेंगे बर्फीला महाद्वीप। क्या कह सकते हो? बर्फीला महाद्वीप कह सकते हो। ठीक है ना? तो इधर सुनो सभी स्टूडेंट, अच्छी तरह से ध्यान देवे। सब एक एक नाम आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान रखना है, क्योंकि बेटा एग्जाम में उपनाम सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है ना? एग्जाम में आज तक सबसे ज्यादा यदि क्वेश्चन किए गए हैं तो उपनामों को लेकर किए गए हैं। किन को लेकर किया गया है? उपनामों को लेकर किया गया है। तो उपनाम आप लोगों को अच्छी तरह से याद कर लेना है कि किसको किसके नाम से जाना गया है। ठीक है, तो हम यदि किसकी बात करें, अंटार्कटिका महाद्वीप की बात करें, तो अंटार्कटिका महाद्वीप का कुछ उपनाम आप लोगों को इस तरीके से दिखाई देंगे। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया कि जैसे कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं है। ठीक है, तो देखो, पहला आपको मिलेगा भविष्य की आशा, आशा का महाद्वीप, दोनों एक ही है। विज्ञान के लिए समर्पित, विज्ञान के लिए समर्पित इसलिए माना गया है, कोई भी यदि खोज होती है अपने कॉस्मोस से रिलेटेड, ठीक है ना, ब्रह्मांड से संबंधित या सौरमंडल से संबंधित, ठीक है, अन्वेषण और परीक्षण, ठीक है ना, और परीक्षण के लिए, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट के लिए यह सबसे सर्वोत्तम माना गया है। इसलिए ध्यान रखना, इसे क्या कहा गया है? विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा गया है। फिर है बर्फीला महाद्वीप। यहां पर आप बर्फ देखोगे तो बर्फ, यहां पर आपको 2 से 5 किलोमीटर लंबी लंबी बर्फ की शिलाएं देखने को मिलेगी। 2 से 5 किलोमीटर लंबी आपको क्या देखने को मिलेगी? बर्फ की शिलाएं देखने को मिलेंगी। इसी कारण इसको क्या कहा जाता है? बर्फीला महाद्वीप। गतिशील महाद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसका जो आकार है वो निश्चित नहीं है। ये जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो ये फैल जाता है, और जब सर्द ऋतु आती है तो ये क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। जैसे यहां सर्द ऋतु की मैं बात करूं बेटा, तो यहां पर सर्द ऋतु कब स्टार्ट होती है? जैसे अपने तो गर्मी स्टार्ट होती है मई जून जुलाई में, ठीक है ना, मई और जून में, लेकिन यहां पर ग्रीष्म ऋतु होती है मई जून जुलाई और अगस्त, ठीक है ना। जून जुलाई और अगस्त में क्या होती है? यहां पर सर्द ऋतु होती है। ठीक है, अब देखो, विद्वानों के अनुसार एक बात कही गई है, क्या कि यदि अंटार्कटिका महाद्वीप की, अंटार्कटिका की यदि कितनी, यदि पूरी बर्फ पिघल जाए, क्या पिघल जाए? पूरी बर्फ पिघल जाए तो समुद्र जल में लगभग 60 मीटर जल स्तर बढ़ जाएगा।
ठीक है ना। समुद्र का जल स्तर है ना वो लगभग कितना ऊपर हो जाएगा, 60 मीटर, या लगभग में आप ऐसे कह सकते हो लगभग 200 फीट ऊपर जल आ जाएगा। कितना फीट है, 200 फीट जल ऊपर आ जाएगा, जिससे क्या होगा, लगभग विश्व के 3000 द्वीप, श्रीलंका, इंडोनेशिया, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, मॉरिशस, सेशेल्स, ये सब जलमग्न हो जाएंगे, जल के अंदर डूब जाएंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह है, मालदीव, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, जल के अंदर डूब जाएंगे। यदि किसकी बर्फ पिघल जाए, अंटार्कटिका महाद्वीप की, ठीक है ना। तो जल स्तर में कितना ग्रो हो जाएगा, 60 मीटर तक जल ऊपर आ जाएगा, या लगभग फीट में बात करो तो आप क्या कहोगे, 200 फीट तक जल ऊपर आ जाएगा, जिससे विश्व के 30,000 द्वीप क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे, जिनमें हम श्रीलंका को शामिल कर सकते हैं, इंडोनेशिया को शामिल कर सकते हैं, मेडागास्कर को, और भारत का प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। ओके, अब देखो अंटार्कटिका महाद्वीप है, वहां पर बेटा एक पक्षी पाया जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप में एक पक्षी पाया जाता है और उस पक्षी का नाम है पेंगुइन। क्या नाम है, पेंगुइन, या इसका नाम कहीं कहीं पर पेंगुइन भी मिलता है। क्या नाम मिलता है, पेंगुइन। पेंगुइन की यदि हम बात करें बेटा, तो पेंगुइन क्या होगा, आप कहेंगे यहां का ये पक्षी है और यह है विश्व का एकमात्र ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। ठीक है ना, पक्षी है लेकिन क्या नहीं कर सकता, उड़ नहीं सकता। बोले सर ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां पर सर्दी ज्यादा होती है। क्या होती है, सर्दी ज्यादा होती है, तो इसके जो पंखड़े होते हैं ना, इसके जो पंख वो क्या होते हैं, थोड़े भारी होते हैं, और भारी होने के कारण से ये उड़ नहीं पाता। ठीक है, अर्थात ये चलता है। क्या करता है, चलता है, और उस पक्षी का नाम क्या है, पेंगुइन है। क्या नाम है, पेंगुइन है। ओके, फिर यहां पर मैंने कहा एक मछली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मछली, और मैंने कहा इस मछली का नाम क्या है, क्रिल। क्या नाम है, क्रिल मछली है। यदि हम इसकी लंबाई की बात करें, किसकी बात करें, लंबाई की बात करें, तो मैंने कहा कि इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर से कितनी, 101 सेंटीमीटर तक लंबाई मिलेगी। ओके, कितनी मिलेगी, 101 तक लास्ट। ओके, फिर आपसे पूछा जाए क्या, इसका वजन पूछा जाए कि इसका वजन कितना है, तो वजन आप बताओगे 105 ग्राम। ठीक है, 105 ग्राम इस मछली का क्या होता है, वजन होता है। और ये मछली हमेशा किस में रहती है, झुंड में। हमेशा ये मछली किस में रहती है, झुंड में, या हमेशा किस में रहती है, समूह में। ठीक है, हमेशा झुंड में या ग्रुप बना के रहती हैं। और ये मछलियां जो घास खाती हैं, ये मछलियां जो घास खाती हैं, एक का नाम तो आपको क्या मिलेगा, लाइकेन, या कहीं कहीं पर इसी का नाम मिलता है लाइकन। क्या मिलता है, लाइकन। और एक घास मिलेगी आपको मांस। कौन सी मिलेगी, मांस मिलेगी। ओके, फिर देखो आगे, फिर यहां पर विजर्ड आपको पूछ लिया जाए, विलजर्ड पौने, आपसे क्या पूछ लिया जाए, जो विलजर्ड पौने होती हैं, तो आप कहेंगे अंटार्कटिका महाद्वीप पर जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। ठीक है ना, क्या चलती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं जो चलती हैं, उन हवाओं को ही क्या कहा जाता है, विलजर्ड कहा जाता है। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है बेटा, नॉर्मल क्वेश्चन है ये, काफी बार अंटार्कटिका महाद्वीप से रिलेटेड है। यदि कोई क्वेश्चन होता है तो या तो होता है उपनाम को लेकर, क्या होता है, उपनाम को लेकर, या फिर क्वेश्चन होता है अनुसंधान केंद्रों को लेकर। जैसे भारत के द्वारा यहां पर 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं, गंगोत्री है, ठीक है, इसके अलावा भारती है और मैत्री है। ठीक है ना, ये अनुसंधान केंद्र यहां पर देखने को मिलेंगे। मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि कौन लेके गया और कब गठित किया गया, गंगोत्री कब तहस नहस हो चुकी है और बर्फ के अंदर डूब चुकी है, उसकी हम बात करेंगे।
ठीक है। वर्तमान में मैत्री का भी स्थापित किया गया। मैत्री से संबंधित क्या विशेषताएं हैं, उन सभी तथ्यों की बात करेंगे। ठीक है। फिर आता है यहां पर पोमर। मैंने बताया अभी आपको पोमर। पोमर प्रायद्वीप की मैं बात करूं बेटा, तो मैंने कहा पोमर प्रायद्वीप है, क्या है, मैंने बताया पोमर प्रायद्वीप अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र ऐसा हिस्सा है जो क्या है, बर्फ मुक्त है। क्या है बेटा, बर्फ मुक्त है। यानी यहां पर आपको क्या दिखाई देगा, जल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा बेटा, जल दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, जल दिखाई देगा। यहां पर बर्फ बहुत कम दिखाई देगी और आपको जल ज्यादा दिखाई देगा। ओके। फिर हम बात करते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज को लेकर। किसको लेकर है, अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज को लेकर बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की। तो देखो इधर, यदि हम जर्नली किसी बुक में पढ़ते हैं तो खोज को लेकर ये कहते हैं कि इसकी खोज जेम्स कुक ने की। ठीक है ना, किसका नाम आता है भाई, जेम्स कुक का नाम आता है। और ये कहा जाता है कि इसने खोज 17 जनवरी 1773 को इसकी खोज की, ऐसा बताया जाता है। वर्ष मैं गलत मानता हूं। ठीक है। बोले सर क्यों, आप ज्यादा विद्वान हो गए? नहीं, विद्वान नहीं हूं। ठीक है। लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा है, ये भारत की मुख्य भूमि तक गया ही नहीं कभी। सॉरी, अंटार्कटिका महाद्वीप की जो मुख्य भूमि है ना, उस पर कभी गया नहीं। केवल अंदर जाने से ये डर गया था। अंदर जाने से क्या हो गया था, डर गया था। ठीक है। ये छोर पर गया, भाग पे गया, और भाग पर जाकर क्या कर दी, इसकी कह दी कि मैंने इसकी क्या कर दी है, खोज कर दी है। ठीक है ना। हाँ, मैं मानता हूं कि जेम्स कुक ने न्यूजीलैंड की जरूर खोज की थी। न्यूजीलैंड, जिसे क्या कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध का इंग्लैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध का इंग्लैंड कहा जाता है, न्यूजीलैंड। जब मैं आपको ओसेनिया महाद्वीप पढ़ाऊंगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा जेम्स कुक। ठीक है, कुक जल संधि। ठीक है, दक्षिणी आल्पस पर्वत श्रेणी, वहां पर माउरी क्या होती है, 2 द्वीप हैं, कौन कौन सी जनजातियां हैं, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हम वहां पर पढ़ेंगे। अभी आप ये समझो कि जेम्स कुक ने इसकी खोज की, लेकिन मुख्य भूमि तक ये नहीं गया। मुख्य भूमि की खोज किसने की, फिर नाम आता है वेलिंग सोसेन फेवियन। ठीक है, वेलिंग सोसेन फेवियन जो नाम के विद्वान थे, उन्होंने इसकी क्या की, खोज की। किसकी, किसकी, अंटार्कटिका की। ठीक है। लेकिन अंटार्कटिका महाद्वीप के यानी एक भाग यह है और एक ये भाग है, तो आर पार जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, अंटार्कटिका महाद्वीप के एक भाग से दूसरे भाग पर जाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उस व्यक्ति का नाम था नारद स्कोल्ड। नारद स्कोल्ड। ठीक है ना। नारद स्कोल्ड नाम के जो विद्वान थे, वो क्या किया, अंटार्कटिका महाद्वीप के एक भाग से दूसरे भाग तक गया। ठीक है ना, या चला गया था। ठीक है। अब अंटार्कटिका महाद्वीप में, अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में डिवाइड करने वाली एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है क्विंसलैंड मैसिव पर्वत श्रेणी। ठीक है। यहां पर एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम क्या है, क्विंसलैंड मैसिव पर्वत श्रेणी या पर्वतमाला। ये क्या करती है, अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में डिवाइड करती है। कितने भागों में डिवाइड करती है, 2 भागों में, उत्तरी अंटार्कटिका और दक्षिणी अंटार्कटिका। ठीक है। इसके आसपास आपको 2 चीजें दिखाई देगी। एक तो घास, यहां पर जो घास पाई जाती है उस घास का नाम है लाइकन और मांस। ठीक है। और यहां पर एक पक्षी भी पाया जाता है जिसका नाम क्या है, पेंगुइन। क्या नाम है, पेंगुइन। और यहां पर एक मछली भी पाई जाती है जिसका नाम क्या है, क्रिल। क्या नाम है, क्रिल है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की मैं बात करूं तो विल्सन मैसिप यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी चोटी है, विल्सन मैसिप। ठीक है ना। यहां की सबसे ऊंची चोटी है किसकी, अंटार्कटिका की।
किसकी? अंटार्कटिका की। लेकिन मैंने यहां पर एक चीज और बताई थी, वो क्या? आप बोले माउंट एरेबस। क्या? माउंट एरेबस। तो माउंट एरेबस मैंने कहा कि दक्षिणी गोलार्ध का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है, जो आपको कहां पर देखने को मिलेगा? अंटार्कटिका महाद्वीप में देखने को मिलेगा। ओके, फिर और बात करें, देखो अंटार्कटिका महाद्वीप पर हर एक देश के द्वारा अनुसंधान केंद्र स्थापित किए गए हैं, ठीक है। और वर्तमान में यह विवादित विषय भी है, हर देश इस पर अपना अधिकार जताता है, भारत भी जताता है। भारत के द्वारा यहां पर 3 दल भेजे गए हैं आज तक, ठीक है ना। देखो पहला जो दल भेजा गया पहला जो दल भेजकर जो अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया, उसका नाम है गंगोत्री। क्या नाम है? गंगोत्री। गंगोत्री के बाद में यहां पर जो स्थापित किया गया, उसका नाम था मैत्री। क्या नाम था? मैत्री। और मैत्री के बाद में जो स्थापित किया गया, उसका नाम है भारती। क्या नाम है? भारती। गंगोत्री विलुप्त हो चुका है, ठीक है ना। ये तहस नहस हो चुका है, वर्तमान में इसका कोई साक्ष्य नहीं है। ये पूरा का पूरा क्या हो चुका है? नष्ट हो चुका है। मैत्री और भारतीय अनुसंधान केंद्र आज भी आपको कहां पर मिलेंगे? अंटार्कटिका महाद्वीप में देखने को मिलेंगे। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि मैत्री रेल किन 2 देशों के बीच में चलती है? ये तो अनुसंधान केंद्र है, लेकिन आपको क्या पूछ ले? रेल पूछ ले कि मैत्री रेल किन 2 देशों के बीच चलती है, तो आप कहेंगे भारत और बांग्लादेश। किसके बीच चलती है? भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। और आपको यह भी ना पूछकर आपको पूछ ले पाइपलाइन, मैत्री पाइपलाइन किन 2 देशों के बीच है, यह भी पूछ ले आपको, मैत्री पाइपलाइन किन 2 देशों के बीच में है, तो आप कहेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच में ही है। हसीना बेगम और नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा 2400 करोड़ रुपए की लागत से यह बनाई जा रही है, ठीक है। फिर देखो भारती, जो कि 2012 में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 2012 में। इसे 1983 में और इसे 1989 में स्थापित किया गया था, ठीक है। क्लियर है मेरी बात? आगे सुनो। अब आपको देखो एग्जाम में यह पूछ ले कि हिमाद्री अनुसंधान केंद्र कहां पर है? हिमाद्री। तो ये क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन कर देता है। क्यों? क्योंकि अधिकांश बंदों का जो ध्यान है ना, वो चला जाता है अंटार्कटिका महाद्वीप की तरफ। लेकिन आपको पूछ लिया जाए हिमाद्री, तो हिमाद्री मिलेगा आपको आर्कटिक सागर में। कहां पर मिलेगा? आर्कटिक जो सागर है ना, वहां पर भारत सरकार के द्वारा जो अनुसंधान केंद्र है, उस अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री है। ओके, फिर आपको एक रोल्स या रोस है सागर मिलेगा। और मैंने कहा था ये दुनिया का सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला सागर है। सबसे ज्यादा यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगी? जैव विविधता देखने को मिलेगी। और इसे विश्व का संरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया? 2016 में। कब घोषित किया गया? 2016 में घोषित किया गया, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल। अंटार्कटिका महाद्वीप तो कंप्लीट हो ही गया, कल पढ़ेंगे ओसेनिया महाद्वीप। कोई डाउटेशन हो तो आप पूछ लेना, नहीं हो तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप ठीक है, समझ रहे हो? ओके सर।